जय हिंद बच्चों। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि किसी अवतल दर्पण का मुख्य फोकस उसके सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस उसके पीछे होता है। और यह भी बताया था जो चीज़ दर्पण के सामने हो वह वास्तविक होता है और जो चीज़ दर्पण के पीछे हो वह काल्पनिक होता है। क्यों? क्योंकि उसे हम छू नहीं सकते। दर्पण के पीछे जिस भी संरचना को हम देखते हैं उसे सिर्फ आभास किया जा सकता है, छुआ या प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक और टर्म आप समझ लीजिए, यदि कोई प्रकाश की किरण है वह दर्पण की परावर्तक सतह पर यदि लंबवत पड़े तो परावर्तन के बाद वह वापस उसी रास्ते पर लौट जाएगा। इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, चाहे वह गोलीय दर्पण हो या समतल दर्पण, उससे मतलब नहीं है। यदि वह लंबवत आएगा तो लंबवत जाएगा। अब सवाल आता है, सर आखिर गोलीय दर्पण में लंबवत कैसे प्रकाश आता है? तो पहले एक गोलीय दर्पण बना लेते हैं। इसे फोकस पॉइंट करते हैं, इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप बात को समझिएगा, यह एक आपका 10th का टॉपिक है, एक नया चीज़ बता रहे हैं आपको। हम आगे आएगा वो चैप्टर, सर्कल चैप्टर है, तो पढ़ाएंगे अच्छे से, उसमें डेप्थ तक लेके जाएंगे। लेकिन अभी ऊपर ऊपर समझ लीजिए, किसी वृत्त की जो त्रिज्या होती है, रेडियस होता है, वह उसके सरकमफेरेंस के प्रत्येक बिंदु पर 90 डिग्री बनाता है। चाहे त्रिज्या आप कहीं पे भी बनाए, यहाँ पे बनाए, यहाँ पे बनाए, यहाँ पे बनाए, उससे मतलब नहीं है। वो सरकमफेरेंस पे अगर आप टेंजेंट खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो वहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। यहाँ पे भी 90 डिग्री, चाहे आप कहीं पे भी बनाइए 90 डिग्री बनाएगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम इस पे, गोलीय दर्पण पे। ये क्या है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये जो कर्व है मिरर का, उसका सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मिरर सर्कल का सेंटर नहीं है, वो जो कर्व है उसका सेंटर है। तो उसी प्रकार इससे भी जो रेखा निकलेगी इसको कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आप बोलिएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इसको ना कहते हैं? नहीं, जिस प्रकार वृत्त की त्रिज्या की कोई सीमा नहीं होती, यह त्रिज्या यह भी हो सकती है, यह भी हो सकती है, यह भी हो सकती है। जितना आप खींच सकते हैं उतना त्रिज्या है, अनंत त्रिज्या आप कह सकते हैं। उसी प्रकार रेडियस ऑफ कर्वेचर यह भी है तो यह भी है, यह भी है तो यह भी है। इसमें अनंत आप रेखा खींच दीजिए, सभी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, क्योंकि यह कर्वेचर का रेडियस है, सर्कल का नहीं। रेडियस ऑफ कर्वेचर सबको समझिएगा, वक्रता त्रिज्या, वक्रता की त्रिज्या है। तब आते हैं इस पे। तो चूंकि हम आपको बताए कि किसी वृत्त का जो त्रिज्या होता है उसके सरकमफेरेंस पे कितना डिग्री बनाता है? 90 डिग्री। तो यदि सर लाइट जो है उसके सेंटर से यदि हम गुजार दें तो ये इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर से होता हुआ आएगा, हाँ या ना? हाँ आएगा। यदि वो सेंटर से लाइट कहीं से भी आता है तो वह रेडियस ऑफ कर्वेचर के पाथ से आएगा। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर से आया। क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, इसलिए लाइट भी जो चूंकि उसी रास्ते से आ रहा है तो वह भी 90 डिग्री पे पड़ रहा है। अब 90 डिग्री पे पड़ रहा है तो लॉ के अनुसार यह जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते से लौट जाएगा। अब लाइट को इधर से पाड़िए, इधर भी वही होगा। चूंकि यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है इसलिए जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते से चला जाएगा। अब यहाँ पे सीधे सीधी करिए, सीधा सीधी आएगा तो चूंकि 90 डिग्री यहाँ पे भी बना रहा है तो जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते से लौट जाएगा। यही चीज़ उत्तल दर्पण के लिए भी लागू होता है, आपको अवतल में समझा दिए। चलिए, अब एक टर्म आप और समझ लीजिए। यदि किसी गोलीय दर्पण का अपर्चर यानी जो द्वारक है वह बेहद छोटा हो, या दूसरे शब्दों में कहें तो यदि किसी गोलीय दर्पण छोटे आकार का, यदि कोई गोलीय दर्पण छोटे आकार का है, तब उस स्थिति के लिए उसका जो फोकस दूरी होता है वह उसका वक्रता त्रिज्या का आधा प्राप्त होता है। अब प्राप्त क्यों होता है, होता क्यों नहीं, इस दो चीज़ में आप अंतर समझिए। एक शब्द है रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका जो है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उसका फोकल लेंथ का दुगना होता है। का अर्थ हो गया ये यूनिवर्सल हो गया कि ऐसा ही होता है।
लेकिन और प्राप्त होने का अर्थ हो गया कि औसा प्राप्त होता है, ये कुछ डेरिवेशन से प्राप्त होता है, हर कंडीशन में ये लागू नहीं होता है। यदि अपर्चर छोटा होगा तो ही यह कंडीशन लागू होगा। अपर्चर छोटा होने का मतलब है ये देखिए इतना साइज का मिरर। अब जो प्रकाश की किरण आएगी परावर्तन के बाद ये फोकस से गुजरेगी, समांतर मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर आई प्रकाश की किरण, तो फोकस से गुजरी, इसको फोकस मानिए, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर। तब जो ये फोकल लेंथ है ये F बराबर हमको r/2 प्राप्त होगा। और यदि दर्पण का अपर्चर द्वारक छोटा नहीं हो तब यह कंडीशन एक और इस सिचुएशन के लिए लागू होगा जब पैराएक्सियल रे रहे। अब पैराएक्सियल रे कौन सा होता है? वैसा प्रकाश का किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर तो आए लेकिन मुख्य अक्ष के काफ़ी करीब से होके आए, तो भी इस कंडीशन में F = r/2 प्राप्त होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए इस चीज़ को नोट कर लेते हैं। और आपका पैराएक्सियल रे को कहते हैं उपाक्षीय किरणें। आभासी या काल्पनिक आप दोनों एक ही शब्द है, आप कह सकते हैं, जो लिखना है लिखिएगा। उसका मुख्य फोकस है। सेकंड नोट पॉइंट लिखिएगा,
If ray of light incident perpendicular to surface of any mirror, after reflection it bounce back along the same path. तीसरा नोट पॉइंट लिखिएगा, इफ द अपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज स्मॉल और फोर paraxial ray the radius of curvature is found to be twice of its focal length, that is f इक्वल टू r/2 और r इक्वल टू 2 है। नहीं, छोटी f होगा। चलिए पहले इसको नोट करिए, हिंदी लिखा देते हैं। क्या है? द रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए नोट करिए इसको।
अब ये प्रूविंग भी आता है कि गोलीय दर्पण या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण आपको कुछ भी दे सकता है एग्जाम में। कह देगा गोलीय दर्पण के लिए प्रूव कीजिए कि F = R/2 या R = 2F, या ऐसे भी कह सकता है किसी गोलीय दर्पण के लिए सिद्ध कीजिए कि उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसके फोकस दूरी की दोगुनी होती है। वह क्वेश्चन को घुमा घुमा के किसी भी तरह दे सकता है। वह उत्तल दर्पण के लिए भी दे सकता है, अवतल दर्पण के लिए भी दे सकता है, उसका इच्छा है। तो अच्छा ये होगा कि आप अच्छे से दोनों कंडीशन को पढ़ लें, तो एग्जाम में कुछ भी दे हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम गोलीय दर्पण लिखते हैं, उसमें दोनों हो जाएगा, अवतल उत्तल दोनों। प्रूफ फॉर स्फेरिकल मिरर। अब ये चीज़ को उतार लीजिएगा जो ब्रैकेट में है। अब समझिएगा बात को, क्वेश्चन में तो कह दिया कि गोलीय दर्पण के लिए सिद्ध कीजिए F = R/2, लेकिन हम आपको बताए हैं कि यह हर हमेशा लागू नहीं होता। F = R/2 हमेशा हमको प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन है। क्या? दर्पण का अपर्चर यानी जो द्वारक है वो छोटा होना चाहिए, या फिर जो किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर वो मुख्य अक्ष के काफ़ी करीब से आना चाहिए, जिसको उपाक्ष किरण कहते हैं या पैराक्सियल रे कहते हैं। तो यह कंडीशन हम जानते हैं। तो चलिए इस चीज़ को सॉल्व करने से पहले वो जो कंडीशन अभी लिखाए थे उसको हम लिख लेते हैं, या बोर्ड में आपको कैसे लिखना है इस चीज़ का तरीका बता रहे हैं। If the aperture of the spherical, अगर अगले वाले जो स्टेटमेंट लिखाए थे पिछले वाला उसमें अगर ये स्फेरिकल छूट गया होगा तो लगा दीजिएगा। यदि गोलीय दर्पण का द्वारक क्या हो, छोटा हो या उपाक्ष किरणों के लिए इसकी यदि गोलीय दर्पण का द्वारक छोटा हो या उपाक्ष किरणों के लिए
दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसके फोकस दूरी की दोगुनी होती है। अब इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे लिख दीजिएगा R=2f और इसको घेर दीजिएगा एक ब्रैकेट में, और लिख दीजिएगा हिंदी वाले या लिख दीजिएगा F=R/2। तो ये तो हम लिख दिए डिफिनेशन किसी भी चीज़ को प्रूव करने से पहले। अब शुरू होता है प्रूविंग, प्रूफ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप एक काम कीजिए, एक फिगर बनाते हैं, दिख रहा है? चलिए ये बना दिया मैंने अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण के लिए भी आपको अभी बताएंगे, पहले अवतल दर्पण के लिए समझ लीजिए। मान लीजिए ये यहाँ पे इसका फोकस है, ये यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, अब देखिए एक समांतर किरण लाते हैं मुख्य अक्ष के, तो परावर्तन के बाद यह कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। सभी अच्छी तरह से जानते हैं, आपको बता चुके हैं, फोकस से गुजार दीजिए। अब इसके बीच में लंब डालिए, ये जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है इसके बीच में लंब डालिए। तो लंब डालना है यानी 90 डिग्री ड्रॉ करना है। कहाँ पर? ये दोनों किरण के बीच पे। तो कहाँ पे डाला जाता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, आपतन बिंदु पर। आपको बता चुके हैं बहुत बार। तो यह है आपतन बिंदु, इस पर डालना है लंब। तो कहाँ से डालेंगे? यहाँ से नहीं, हम अभी तुरंत आपको बता चुके हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर रहे या वृत्त का सेंटर रहे, वो अपने सरकमफेरेंस के प्रत्येक पॉइंट पे 90 डिग्री बनाता है। तो चूंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसलिए ये कर्वेचर पे बनाएगा। अगर सेंटर रहेगा तो वह सरकमफेरेंस पे बनाएगा। तो चलिए यहाँ से 90 डिग्री बना देते हैं, कोई दिक्कत? अब ये है आपतित किरण, यह है परावर्तित किरण। तो आपतित किरण में यह हो गया एंगल हमारा I और यह हो गया एंगल R। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अब तेजी से इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो मान लेते हैं रे आया मेरा AB रे है, वह दर्पण के परावर्तक सतह से टकराया। अब परावर्तित होने के बाद BD रे मेरा परावर्तित हुआ। AB किरण आया, अब परावर्तित कौन हुआ? BD किरण। तो दोनों का बस अलग अलग नाम दे दिए, नाम से घबराना नहीं है आपको, जो आम इमली नाम रखना है आप रखिए। चलिए अब देखिए R, इसको कहते हैं पोल। सब चीज़ सही है। अब यहाँ पे जरा नज़र डालते हैं। आप दो चीज़ आपको समझाना है, आप पहले यहाँ पे देख लीजिए जो चीज़ इसमें काम आएगा। आप ऐसी संरचना को पढ़ चुके होंगे 8 क्लास में। यह एंगल और यह एंगल, मान लीजिए यह एंगल 1 है और यह एंगल 2 है। तो एंगल 1 = एंगल 2 किस नियम से? अल्टरनेट एंगल के नियम से या एकांतर कोण के नियम से। यह बात आप जानते हैं, बस उसी चीज़ को करना है हमें। इतना आसान प्रूविंग है, आप बस अच्छे से अगर एक बार समझ गए तो आपको दोबारा रटने का काम नहीं पड़ेगा, और आपको बता भी देंगे शॉर्ट ट्रिक इसको याद रखने का। ठीक है, तो अब देखते हैं, पहले जो चीज़ लिखे हैं इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेट AB रे इंसिडेंट ऑन द मिरर। यहाँ ऑन द मिरर का अर्थ आप सरफेस ऑफ मिरर ही समझिएगा, उतना स्टेटमेंट ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिख रहे हैं, और ऐसे भी सही है। लेट AB रे इंसिडेंट ऑन द मिरर एंड
आफ्टर रिफ्लेक्शन BD ray is reflected। ठीक है, माना कि AB किरण दर्पण पर पड़ती है। बस इस सब चीज़ को कुछ याद नहीं करना है, जो हम बनाए फिगर एज्यूम किए हैं, जो जो नाम ABCD उस चीज़ को उतार रहे हैं। माना कि AB किरण दर्पण पर पड़ती है और परावर्तन के बाद BD किरण परावर्तित होती है, या ऐसा लिखिए, हाँ, BD किरण परावर्तित किरण है। चलिए अब देखिए तो एंगल I और R के बीच में क्या रिलेशन है। सब जानते हैं एंगल I बराबर एंगल R होता है हमेशा। तो चलिए इस चीज़ को लिख देते हैं। नाउ अब एंगल I को क्या लिखेंगे, ABC, एंगल ABC इक्वल टू एंगल क्या, CB, ये किरण B यहाँ पे है, ABBC, ठीक है। एंगल ABC इक्वल टू एंगल CBD, किस नियम से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का नियम। दिख रहा है, हाँ चलिए ठीक है। अब देखिए आगे, हम तो समझ गए ये एंगल बराबर ये एंगल है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमको और दिख रहा है। देखिएगा एंगल ABC इक्वल टू, मेरा उंगली को देखिएगा, एंगल BCP या BCF, जो आपको कहना है कहिए। यानी ये वाला एंगल इक्वल टू है ये वाले एंगल का, क्यों, एकांतर कोण के नियम से। तो चलिए इस चीज़ को भी लिख देते हैं, एक मिनट रुकिएगा, चलिए ठीक है। इसको दीजिए इक्वेशन फर्स्ट और फिर लिखिए एंगल ABC इक्वल टू एंगल क्या है, BCF या P, जो आपको लिखना है लिखिए, BCF, ठीक है। यह हो गया इक्वेशन 2। अल्टरनेट एंगल, या लिख दीजिए आप अच्छे से, सिंस बोथ आर अल्टरनेट एंगल। कोई दिक्कत है तो बोलिए। चूंकि दोनों एकांतर कोण हैं, ऐसे अल्टरनेट एंगल भी आप लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। ज़्यादा आपको इसमें मैथ नहीं ढुकाना है, सिर्फ समझा देना है कि आप किस नियम से कर रहे हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पे ABC के बराबर है एंगल CBD और ABC के ही बराबर है एंगल BCF। तो इस चीज़ से आप क्या समझते हैं, एंगल ABC को मान लीजिए x, तो x बराबर एंगल CBD और एंगल BCF बराबर भी x। तो हो न हो एंगल CBD और BCF भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि यह ABC के बराबर है और दूसरा जो एंगल है वह भी ABC के बराबर है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं वह दोनों जो एंगल है वह आपस में बराबर होगा, तभी तो दोनों ABC के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, इसलिए एंगल्स CBD इक्वल टू एंगल BCF
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। रुकिए, आप उधर आ जाइएगा, नहीं तो यह इसका है या इसका है। अब थोड़ा नीचे दूर में लिख देते हैं, इसलिए एंगल सी बी डी इजकल टू एंगल बी सी एफ। कैसे? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज करके, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। तो हम क्या पाते हैं, यह एंगल बराबर यह एंगल, और यह एंगल किसके बराबर है, आई के। तो अब हम इससे क्या जानते हैं, देखिए यह एंगल बराबर यह एंगल परावर्तन के नियम से, और यह एंगल बराबर यह एंगल हो गया किससे, एकांतर कोण के नियम से। अब देखिए चूंकि आई आर भी आपस में बराबर है, तब देखिए यह त्रिभुज जो बन रहा है ट्रायंगल बी सी एफ में देखिए दो कोण आपस में बराबर है, एक आई है तो दूसरा आर है। अब किसी त्रिभुज का यदि दो कोण आपस में बराबर हो तो उसे कौन सा ट्रायंगल कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब चूंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसका दो भुजा भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये जो एंगल है इसका करस्पॉन्डिंग जो साइड है वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, संगत भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इस चीज को लिख देते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल नाउ। ठीक है, अब देखिए ट्रायंगल क्या है, बी सी एफ में, या हाँ रहने दीजिए, और इंग्लिश वाले लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी एफ, एफ में। देखिएगा एंगल सी बी डी बराबर एंगल बी सी एफ, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 3। समीकरण 3 से ट्रायंगल बी सी एफ में ये एंगल बराबर ये एंगल, तो कह सकते हैं सो ट्रायंगल बी सी एफ इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अतः ट्रायंगल बी सी एफ एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इतना क्रियाकलाप करने के बाद हमको ये तो पता चल गया ट्रायंगल बी सी एफ क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इस चीज को मिटाएंगे, आपको जिसको नोट करना है करिए। यह स्टेटमेंट क्यों लिखें, इस बात को आप समझते हैं, ताकि एग्जामिनर जो चेक करेगा उसको यह स्टेटमेंट देख के पता चल जाए कि बच्चे में दम है, वह इस बात को जानता है कि क्वेश्चन में हम दे तो दिए कि प्रूव डैट फॉर स्फेरिकल मिरर एफ इक्वल टू r/2, लेकिन यह हमेशा लागू नहीं होता है। अपर्चर छोटा होना चाहिए या पैराक्सियल रे होना चाहिए, और बच्चे ने इस कंडीशन को लिख दिया कि यह चीज़ इसी चीज़ के लिए लागू है, तो यह आपके जानकारी को, इंप्रेशन को दर्शाएगा कि बच्चे में कितना दम है, कितना जानकारी रखता है। वरना रट के तो हर कोई प्रूव कर सकता है। अब देखिए, अब इतना करके हमको बात पता चल गया कि ट्रायंगल बी सी एफ क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसलिए इससे क्या होगा, सी एफ इक्वल टू क्या है, सॉरी इसको बड़ी एफ लिखिएगा,
सी एफ इक्वल टू क्या होगा, बी एफ। अब देखिए, अब यहाँ पे एक एज्यूम करना होगा आपको, एज्यूम्सन, और यही एज्यूम्सन में एक बहुत बड़ा खेल है, जरा ध्यान से समझिएगा। यदि बिंदु P जो पॉइंट B है, सॉरी पॉइंट B जो है, बिंदु P के अत्यंत निकट हो, इस चीज को समझिएगा। है भाई, यहाँ है B, अब P कहाँ है, यहाँ, तो अभी तो यहाँ पे मान लीजिए C है, CB बराबर CP होने का कोई सवाल ही नहीं है। हम नहीं जानते इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना है, हो सकता है या इतना छोटा ही हो। अब देखिए, हम कह रहे हैं यदि बिंदु B जो है बिंदु P के अत्यंत निकट हो, यानी ये है आपका P, रहने दीजिए यहीं पे, और B मेरा कहाँ पे आ गया, यहीं पे अत्यंत निकट आ गया, तब इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, CB बराबर CP, लगभग में तो बराबर हो ही जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए। तो चलिए इसी एग्जम्पशन का यूज करते हैं। अब आप कहिएगा क्यों आप अपने मन से मान रहे हैं, हम नहीं मानेंगे, तो अभी तुरंत आपको पता चल जाएगा हम क्यों मान रहे हैं। देखिए CF इक्वल टू BF, ठीक है। अब यहाँ पे मानिए इफ पॉइंट B इज क्या है, वेरी क्लोजली टू पॉइंट P, यदि बिंदु P बिंदु P के अत्यंत निकट हो, देन तब क्या हम कह सकते हैं, PF इक्वल टू BF, PF इक्वल टू BF। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है, PF इक्वल टू BF कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे देखिएगा, चलिए इसको इक्वेशन दे देते हैं, 3rd तक आया है, इसको 4 मान लीजिए। अब इक्वेशन 4 से देखिए CF बराबर है BF के, और ये कह रहा है ये वाला इक्वेशन PF भी बराबर है BF के, तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि CF भी BF के बराबर है, PF भी BF के बराबर है, तब हो ना हो CF और PF आपस में बराबर होगा। तो चलिए इस चीज को लिख देते हैं, इसलिए CF इक्वल टू PF, इसको दे दीजिए इक्वेशन 5, और यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 4, समीकरण 4 से। अब जरा सा ऊपर का मिटाएंगे, इस साइड का सीक्वेंस में एकदम सवाल बनाइएगा। पहले वो अपर्चर वाला लिखना है, फिर फिगर बनाना है, फिर एज्यूम कर, जो चीज़ आप फिगर बनाएं उस चीज़ को लिख देना है। अब यहाँ से जो आपका हो रहा है थोड़ा सा मैथमेटिक्स ये करना है, अब फिर उसके बाद यहाँ पे अब आए हैं, अब यहाँ पे फिर से आ रहे हैं। तो इस चीज़ को पहले आप नोट करिए अच्छे से। ये त्रिभुज है, यहाँ पे लिखा हुआ त्रिभुज है। अब देखिए, चूंकि CF बराबर PF हो गया, CF बराबर क्या हो गया, PF। अब हम जानते हैं PC इक्वल टू क्या होता है, देखिए तो, चूंकि PC इक्वल टू R इक्वल टू इसको क्या कहते हैं, या R कहिए या रहने दीजिए, रेडियस ऑफ
कर्वेचर, नहीं तो ऐसे लिखिए हेयर पी सी इक्वल टू आर, और इसको क्या कहेंगे, पी एफ को क्या कहते हैं, छोटी है, लिख दीजिए ब्रैकेट में। फोकल होगा वो CAL। अब हम जानते हैं कि ये जो PC है यह मेरा क्या है, वक्रता त्रिज्या इसको कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो PF है इसको फोकस दूरी कहते हैं, फोकस लेंथ, फोकल लेंथ। तो उस चीज़ को हम लिख दिए, यह चीज़ हम सभी पहले से जानते हैं। इसलिए अब देखिए, अब PC को हम क्या लिख सकते हैं, PC इक्वल टू, PC को क्या लिख सकते हैं, PF प्लस CF। कहीं कोई दिक्कत तो बोलिए, ये जो PC है इसको तोड़ के लिख दिए PF प्लस CF, कहीं कोई दिक्कत तो बोलिए। ठीक है, PF प्लस CF लिख दिए। अब देखिए इक्वेशन 5 में PF CF के बराबर है, यानी ये दोनों इक्वल है। अब देखिए मान लीजिए ये x है, ये x है, तो x प्लस x क्या होगा, 2x। तो इसलिए इसको फॉर्म में लिख देते हैं, या 2PF, कोई दिक्कत नहीं। 2CF क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो इस चीज़ को भी बता देते हैं। अब पहले यहाँ पे लिखिए और इक्वल टू, और R इक्वल टू 2F। आपका प्रूविंग में दिया हुआ था F इक्वल टू R/2, छोटी f, और यहाँ हम जान रहे हैं PF को कहते हैं PF को कहते हैं छोटी f, और वो मेरा आ रहा था डेरिवेशन में, तो f को हम लेते आए। अब बात रहा CF का, तो CF का यहाँ पे कोई तुक ही नहीं बनता है, CF का हमको प्रूविंग में कोई लेना देना था ही नहीं, वैसे भी हमको उसको किसी तरह हटाना था। इसलिए चूंकि CF को हम PF के रूप में लिख सकते हैं, तो क्यों ना उसको PF के रूप में लिख कर और PF F के बराबर डेरिवेशन को सिद्ध कर दें। इसलिए हम इसको PF लिखे, 2CF नहीं लिखे। अगर आप 2CF लिखिएगा तो आप प्रूव कैसे करिएगा, क्योंकि CF का आपको यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, आपको काम था PF का, जो फोकल लेंथ जिसको कहते हैं। अब फोकल लेंथ को ही प्रूव करना था कि वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, हो गया सिद्ध। अब इसी को आप याद करके लिख सकते हैं, F इक्वल टू R/2। यहाँ पे वक्रता त्रिज्या कर दीजिए, इसको कहते हैं फोकस दूरी। अब यह हो गया अवतल दर्पण के लिए। अब जल्दी से समझ लीजिए उत्तल दर्पण के लिए हम इसको मिटा रहे हैं, बस छोटा सा चेंज करना है। अब फिर आपको एक छोटा सा ट्रिक दे देंगे, आप समझ जाइएगा। ठीक है, मान लीजिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यह फोकस पॉइंट है, यह पोल है, यह रे ऑफ लाइट आया और इस प्रकार परावर्तित यह हुआ कि हमको लगा, ऐसा प्रतीत हुआ कि पीछे दर्पण के फोकस पॉइंट से आ रहा है। चलिए, और ये परावर्तित हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो फिर से इसको वापस उसी तरह मान लेते हैं, A, इसको पॉइंट B मान लेते हैं, इसको पॉइंट D मान लेते हैं। AB किरण आया, अब BD किरण परावर्तित हो गया। अब यहाँ पे नॉर्मल खींचना है फिर से, तो कहाँ पे नॉर्मल खींचते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। अब कहाँ से खींचेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, क्योंकि यही 90 डिग्री बनाता है और नॉर्मल 90 डिग्री को ही कहते हैं। लंबवत रेखा को क्या कहते हैं, नॉर्मल।
तो हम नॉर्मल खींच दिए एन। कोई दिक्कत है तो बताइए। अब देखिए यह है आपतन कोण और यह है परावर्तन कोण, एंगल आई एंगल आर। सब चीज़ वो डिफिनेशन अगर उत्तल दर्पण में स्पेसिफिक बोल दे कि उत्तल दर्पण के लिए सिद्ध करें, तब आपको करना है वो आप इफ द कर्वेचर वाला जो है इफ द अपर्चर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल, वो जो डिफिनेशन है उसको लिख देना है। उसके बाद यह फिगर बनाना है, फिर वो जो उतारे तो सब चीज़ लिखना है। हम आपको इस प्रकार बताएंगे कि कुछ आपको फेरबदल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए यह एंगल आर है, यह एंगल आई है। पिछले वाले आप चित्र में देखे थे कि इसको हम समद्विबाहु त्रिभुज प्रूव किए थे, एक समद्विबाहु त्रिभुज को प्रूव किए थे जिसका दो भुजा को आपस में बराबर किए थे। देख रहे हैं कोण तो आ गया इसका इधर, क्या ये इधर है? तब अब ये जो त्रिभुज बन रहा है BCF, इसको कैसे समद्विबाहु त्रिभुज प्रूव करें? अवतल दर्पण के लिए तो आसान था, उसी में कोण बन रहा था, इसमें तो ऐसा है नहीं, तो कर क्या सकते हैं? तो यह जो कोण है इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए। अब शिफ्ट कैसे करेंगे? तो आप पढ़े होंगे 8th क्लास में ही, इस प्रकार का अगर कोण रहता है कट्टम कुट्टी वाला, तो ये एंगल 1 है, यह एंगल 2 है, तो यह एंगल 1 बराबर एंगल 2 होता है किस नियम से? वर्टिकल अपोजिट एंगल से या शीर्षाभिमुख कोण से। यह बात आप अच्छे तरह से जानते होंगे, इस चीज़ को समझ लीजिए कि सामने वाला कोण जो होता है, दो रेखा अगर एक दूसरे को क्रॉस करता है तो वह जो एक दूसरे के सामने वाला कोण होता है वह आपस में बराबर होता है। तो उसी प्रकार हम देख सकते हैं। चलिए इसको बढ़ाते हैं, यह भुजा को, यह काल्पनिक रेखा है मान लीजिए, डॉटेड रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये आई कोण है, इसका शीर्षाभिमुख कोण है ये, तो ये हो गया एंगल आई, और ये जो आर कोण है इसको कर देते हैं इधर, यह हो गया एंगल आर, बस। और ये जो चीज़ छोटा सा चेंज किए हैं इसको आप लिख लीजिए। नाउ एंगल ABN, एंगल ABN इक्वल टू एंगल किसके बराबर है? ABN, इसको मान लीजिए A प्राइम, ठीक है। एंगल ABN इक्वल टू एंगल CBA प्राइम, CBA प्राइम किस नियम से? शीर्षाभिमुख कोण से। अभी रुक जाइए क्योंकि एक और कोण है, दोनों को साथ में लिख देंगे। अब फिर से देखिए, अब आर वाले को इधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो एंगल आर को क्या कहेंगे? एंगल NBD, एंगल NBD इक्वल टू एंगल किसके बराबर है? आर वाला इधर आया, एंगल CBF, CBF। अब लिख दीजिए वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षा विमुख कोण, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एंगल को अब लेते आए, अब वापस वही आप दोहरा दीजिए। आपको अब पता है एकांतर कोण से यह कोण बराबर यह कोण है, तो इस चीज़ को अब लिख दीजिए। एंगल A प्राइम BC इक्वल टू एंगल क्या है? BCP या BCF भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, यह इसके बराबर है। तो यह किस नियम से है? एकांतर कोण। ये फिर से लिख दीजिए, सिंस, सिर्फ लिख देते हैं अल्टरनेट एंगल, आप लिख दीजिएगा सिंस विस वाला। अल्टरनेट एंगल या इसको कहेंगे एकांतर कोण, ठीक है। तब एकांतर कोण से यह प्रूव हो गया कि यह एंगल बराबर यह एंगल है, अतः यह एंगल आई यहाँ आ गया। अब देखिए ट्रायंगल, यहाँ पे लिख दीजिए इन ट्रायंगल BCF और नहीं, हिंदी वाले को लिख देते हैं, त्रिभुज BCF में क्या है? BCF में देखिए एंगल
CBF इक्वल टू एंगल BCF। देखिएगा CBF ये जो R है इक्वल टू क्या है BCF, ये I के बराबर है। ठीक है, हो गया ये, इसको आप दे दीजिए फर्स्ट। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब बस आपको क्या करना है, सो यहाँ पे लिखा हुआ है सो ट्रायंगल BCF इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्योंकि इसका ये जो त्रिभुज में हम कह दिए दो कोण बराबर है, यहाँ पे प्रूव कर दिए, इक्वेशन फर्स्ट डाल दिए, इससे क्या सिद्ध होता है, ट्रायंगल BCF जो है क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए CF बराबर BF। अब देखिए इसलिए CF बराबर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका संगत भुजा भी आपस में बराबर होगा। तो संगत भुजा संगत कोण का कौन है, CF यह कोण का, और ये इसका संगत भुजा कौन है, BF, इसलिए CF बराबर BF। अब यहाँ पे फिर से एज्यूम करना है, इफ पॉइंट B इज वेरी क्लोजली टू पॉइंट P, यदि यह इसके बेहद ही करीब हो तब क्या होगा, PF बराबर BF। तब जो ये PF है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये BF का। यदि ये पूरा करीब आ जाए तो यह भुजा और यह भुजा आपस में बराबर होगा, इसलिए इस चीज़ को एज्यूम कर लिए। देन PF बराबर BF, CF बराबर PF, यह हो गया इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 अब आपको नहीं देना है, यह इक्वेशन 4 भी नहीं देना है, यह दूसरे चीज़ का प्रूफ है। आप फिर से एक बार प्रूव कर लीजिएगा, पहले अवतल दर्पण में अलग बनाइएगा, उत्तल दर्पण में अलग बनाइएगा। हम समय के कमी के कारण दोनों को अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं, आपको अलग अलग करके प्रूव करना है, तो आपको बता दिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है इस चीज़ को क्यों माने। हमने अभी तक आपको इस चीज़ का सवाल का, यह जो सवाल है इसका जवाब नहीं दिया कि पॉइंट B को पॉइंट P के बेहद करीब क्यों माने। तो याद करिए, आपको सबसे पहले लिखाए थे इफ द अपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज वेरी स्मॉल और 4 पैराक्सियल रे, तो इस स्टेटमेंट को ही यह दर्शा रहा है। अब बोलिए कैसे, देखिए यदि पॉइंट B जो है P के अत्यंत करीब है, यहाँ पे है, इसका अर्थ क्या हुआ, परावर्तन यहाँ से हो रहा है। ठीक है, पॉइंट B से ही होगा क्योंकि B पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। यदि B जो है पॉइंट, बात को अच्छे से समझिएगा, P के अत्यंत करीब है, यानी परावर्तन कहाँ से हो रहा है, यहाँ से P के अत्यंत करीब से। ठीक है, अब हम आपको बताए थे पैराक्सियल रे किसको कहता है या उपाक्ष किरण किसको कहता है, वैसी मुख्य अक्ष के समांतर किरण जो क्या हो, मुख्य अक्ष के बेहद ही करीब से आए। यदि कोई समांतर किरणें दर्पण पर पड़ रही है और मुख्य अक्ष के समांतर है वो, और वह अगर मुख्य अक्ष के बेहद करीब हो, बेहद नज़दीक हो, दोनों मुख्य अक्ष और वो किरण आपस में वेरी क्लोज हो, तब उसके बाद हम उसको कहते हैं पैराक्सियल रे या उपाक्ष किरण। तो चूंकि B P के अत्यंत निकट है, इसलिए यह जो किरण आएगा यह पैराक्सियल स्वतः हो जाएगा, खुद ब खुद, हमको कुछ कंडीशन देने का काम नहीं है। और चूंकि यह फॉर्मूला हमको उस कंडीशन में ही प्रूव करना है, क्योंकि हम जानते हैं यह उसी कंडीशन के लिए यह फॉर्मूला है। तो यदि B को P के अत्यंत निकट कर देते हैं तो यह जो किरण मेरा रे ऑफ इंसिडेंट है यह ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, पैराक्सियल रे हो जाता है, उपाक्ष किरण हो जाता है। नहीं तो तब भी अगर देखिए B P के अत्यंत किरण है, चलिए यह उपाक्ष किरण नहीं भी है, तो इसका क्या हो जाता है, दर्पण का साइज छोटा हो जाता है। यदि आप छोटा दर्पण लिए, ये रहा P, तो आप कितनों दूर करिए, यहाँ पे भी परावर्तन करिए, तो B पॉइंट हमेशा P के निकट ही रहेगा। छोटा मिरर के लिए भी यह कंडीशन लागू हो रहा है, B P के अत्यंत निकट हो रहा है, और बड़ा दर्पण है तो भी यह पैराक्सियल बन जाता है अगर B P के अत्यंत निकट है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है। इस ये एज्यूम्पशन आपको मानना ही होगा, जो ऊपर वाला स्टेटमेंट लिखे थे उस चीज़ को, यही चीज़ आपका यही एज्यूम्पशन प्रूव करेगा। तो लिख दिया, यदि बिंदु B बिंदु P के अत्यंत निकट हो तो यह चीज़ उस चीज़ को सिद्ध कर रहा है जो ऊपर लिखाए थे, अपर्चर छोटा होना चाहिए या पैराक्सियल रे होना चाहिए। अब यह पैराक्सियल भी हो सकता है
या दर्पण का अपर्चर छोटा भी हो सकता है। और इस तरह करके ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कर दिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल करने के बाद ये कर दिए, तो इसलिए सी एफ बराबर बी एफ। अब उसके बाद ये इक्वेशन अपने मन से आप बैठाइएगा, कौन सा इक्वेशन होगा, जो होगा कर दीजिएगा। इफ अब ये सब लगा के प्रूव कर दीजिए। वापस यहाँ आएंगे, रुक जाइए। पी एफ बराबर बी एफ हो गया, पी एफ बराबर बी एफ। अब देखिए, चूंकि सी एफ बराबर बी एफ है, मान लीजिए वो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन इसको 2 मान लेते हैं। देखिए पी एफ बराबर बी एफ हो गया, चूंकि यह दोनों काफ़ी करीब है, पी एफ इक्वल टू बी एफ। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसलिए सी एफ बी एफ के बराबर है फिर से, और पी एफ भी बी एफ के बराबर है। तो हम कह सकते हैं सी एफ बराबर क्या है, पी एफ। तो इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, सी एफ बराबर पी एफ। अब चूंकि हम जानते हैं ये पी सी को कहते हैं आर, पी एफ को कहते हैं फोकल लेंथ एफ, इसलिए यहाँ पे कर देते हैं पी सी बराबर, यहाँ पे चूंकि लिखिए, चूंकि पी सी बराबर पी एफ प्लस सी एफ और आर बराबर 2 पी एफ और आर बराबर 2F हो गया प्रूव। अब देना है ट्रिक। इस चीज़ को पहले नोट कर लीजिए, आपको अलग अलग कॉपी में अच्छे से बनाना है। तो ट्रिक यह है कि यह जो फोकस, आप इस चीज़ को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, फोकस दूरी को वक्रता त्रिज्या का आधा जो करने वाला प्रूविंग है, इसमें आपको नोट करना है कि आपको एक त्रिभुज मिलेगा जिसको समद्विबाहु करना है। अब समद्विबाहु त्रिभुज का संगत भुजा आपस में बराबर होता है, जो उसका 2 एंगल बराबर है उसका संगत कोण बराबर होता है। यह चीज़ आप इतना सा कॉन्सेप्ट रखिए, बाकी अपने आप आपका याद हो जाएगा। उत्तल दर्पण में आप ओझरा जाइएगा कि यहाँ आपका समद्विबाहु त्रिभुज में एंगल ही नहीं मिलेगा, एंगल तो ये साइड है। तो एंगल को आप शिफ्ट करने तो जानते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल का यूज करिए। उत्तल दर्पण के लिए वर्टिकल अपोजिट एंगल का आपको यूज करना ही होगा, तभी एंगल इधर आएगा। फिर इसको समद्विबाहु त्रिभुज प्रूव कर दीजिए। अब फिर जो पॉइंट बी है इसको पी के निकट करके आपस में इक्वल करिए, और फिर पी सी को हम क्या कहते हैं, पी एफ प्लस सी एफ। अब पी एफ प्लस सी एफ को कह सकते हैं 2 पी एफ। अब पी एफ क्या किसको कहते हैं, फोकल लेंथ को, पोल से लेके फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। और उसी को तो हम पी एफ कर रहे हैं। हो गया मेरा आर इक्वल टू 2 पी एफ प्रूव। अब ये 3 नंबर हम क्या दिए हैं क्वेश्चन में, ये आप समझे। ये हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज आपको बताए हैं। तो 3 नंबर से हम स्टार्ट नहीं किए हैं, आपको 1 नंबर और 2 नंबर भी लिखा चुके हैं। आप याद करिए, आपका सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, उसके नियम को लिखें। तो वह हो गया आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका एनसीईआरटी में भी गिवन है कि किसी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें, या किसी उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस को परिभाषित करें, या क्वेश्चन घुमा के दे सकता है। तो वह हो गया था आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2। अब किसी गोलीय दर्पण के लिए एफ इक्वल टू आर बाई 2 प्रूव करना है, या उत्तल दर्पण के लिए एफ इक्वल टू आर बाई 2 प्रूव करना है, या अवतल दर्पण के लिए एफ इक्वल टू आर बाई 2 प्रूव करना है। तो वह हो गया यह तीनों क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन स्फेरिकल मिरर के लिए हम लिख दिए एक कॉमन रूप में। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब आपका टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन मिरर यूजिंग रे डायग्राम।
ओ एक ही सब था। किरण आरेख की मदद से दर्पण पर प्रतिबिंब बनाना। तो आप किताब में देखे होंगे, अगर बुक पढ़ते होंगे लेक्चर के साथ साथ, तो आपका कनकेव मिरर होगा, कन्वेक्स मिरर होगा। हम आपको एक प्लेन मिरर पे भी बता देंगे, क्योंकि आपको हम एक वीडियो में बताए थे कि प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, वो आपको बताना है। तो उसी चीज़ को हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, रे डायग्राम। इसको थोड़ा बड़ा रखते हैं। फिर आपका है पोजीशन ऑफ इमेज, फिर है आपका नेचर ऑफ एज। बिंब या इसको वस्तु भी कहते हैं की स्थिति। बिंब संस्कृत शब्द है। एक चीज़ को आप समझ लीजिए जो आपको इसमें काम आएगा, कि प्रकाश की किरण जब किसी अनंत से आती है, अनंत दूरी को तय करती हुई प्रकाश की किरण जब आती है, तो वह चाहे अभिसारी हो या अपसारी या समांतर हो, उसको समांतर ही माना जाता है। और यदि समांतर किरणें जा रही है तो उसको ऐसा माना जाता है कि वह अनंत में जाकर आपस में मिल जाएगा। यह छोटा सा एग्जम्पशन है, आप इस चीज़ को मन में याद रखिएगा। यदि अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो वह आपस में समांतर होंगी, और यदि समांतर किरण जा रही है तो वह अनंत में जाकर आपस में मिलेगी। ये एक दूसरे का विपरीत शब्द है। अब जैसे सूर्य है, सूर्य अब चूँकि गोल है तो हम जानते हैं उससे अपसारी किरण निकलता होगा, इस तरफ फैलता होगा, लेकिन सूर्य से आने वाली किरण को भी समांतर माना जाता है। यह ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड वालों के लिए दे देगा, सूर्य से आने वाली किरण क्या होती है, अभिसारी, समांतर, अपसारी या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे अपसारी मार देते हैं, लेकिन अनंत से आने वाली किरण को समांतर माना जाता है। सूर्य की दूरी को अनंत माना गया है एज कम्पेयर टू हम लोग जितना ट्रैवल करते हैं। अब देखिए नंबर 1 देते हैं सबसे पहले, जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पे, एट इन्फिनिटी, अनंत पर। अब अनंत पर वस्तु है तो सबसे पहले एक प्लेन मिरर बनाते हैं। यह हो गया मिरर का पोल। अब अनंत से किरण आ रही है तो वो क्या आएगी, समांतर। अब एक बात समझिएगा, ये जो मुख्य अक्ष है यह प्लेन मिरर के सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है,
ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि मुख्य अक्ष तिरछा होता है या परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो किरण आई, चूंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर आप क्यों मानते हैं? क्योंकि वस्तु कहाँ पे है? अनंत पर। अनंत पे आने वाली किरण क्या होती है? समांतर। अब ये समांतर किरण आ गई मुख्य अक्ष से, ठीक है, और वस्तु कहाँ पर रखा है? ऐसा एज्यूम करिए वस्तु है मुख्य अक्ष पर और वो भी अनंत पर, और इसके सर से जो किरण निकल रहा है यह क्या है? क्योंकि इससे सर से हमको समांतर किरण निकालना है, तो अनंत पे हम समांतर किरण निकाल दिए हैं, और वह जो किरण आते आते ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि वह वहाँ पे भी मुख्य अक्ष के समांतर था उस समय, क्योंकि यह जो अनंत पर वस्तु रखा है यह भी मुख्य अक्ष पर है, और यहाँ से निकलने वाली किरण भी मुख्य अक्ष के समांतर है, तो यह जो अनंत दूरी तय करने के बाद यहाँ पे पहुँचा, तो यहाँ पे भी मुख्य अक्ष के समांतर है। इस बात को नोट करिएगा। अब ऐसा नहीं समझिएगा कि वस्तु वहाँ है, वो तो समांतर ऐसे ऐसे आ गया, ये मुख्य अक्ष के समांतर कैसे हो गया, समांतर तो वहाँ न था। बस इस चीज़ को समझा दिए, वस्तु अनंत पे है का मतलब कहीं भी नहीं है, अनंत पर है, लेकिन मुख्य अक्ष पर के पोजीशन पर ही है। अब किरण आया समांतर, अब चूंकि मुख्य अक्ष इस पे परपेंडिकुलर है, तो चूंकि यह इसके समांतर है, तो यह भी इस पे लंबवत होगा, और जो चीज़ हम पॉइंट लिखा है उस चीज़ का देखिए काम आ गया। किरण ऐसे आई और वापस उसी रास्ते पर लौट जाएगी। अब यहाँ पे आपको ऐसा प्रतीत होगा समतल दर्पण में कि किरण अनंत से कहीं आ रहा है। आप टॉर्च मारिए समतल दर्पण में, तो जितनी दूरी से मारते हैं उतनी दूरी से आपको लगता है कि किरण आ रहा है। तो चूंकि अनंत से किरण आ रहा है, तो समतल दर्पण में भी आपको आभास होगा कि अनंत से किरण दर्पण के पीछे से आ रहा है। अब यहाँ पे आपका आपतित किरण कौन सा है, परावर्तित किरण कौन सा है, बताइए तो जरा। तो आपतित किरण भी यही है, परावर्तित किरण भी यही है, और नॉर्मल कहाँ पे है? क्योंकि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी यही है, इसलिए मेरा नॉर्मल भी यहीं पे है। तो यहाँ पे आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। ये देखिए दो किरण है, इस दोनों के बीच जब ये दोनों आपस में क्या हो जाए, ओवरलैप कर जाए किरण, तो इस दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाता है? 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री एंगल आई बराबर एंगल आर बराबर एंगल 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे बनेगा? अनंत पर। तो एट इन्फिनिटी, अनंत पर। बस आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम जानते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का अभी के समय में अब कराना पॉसिबल नहीं है। नेचर ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की प्रकृति। अब आप जानते हैं कि अब समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा, आभासी और वस्तु के समान साइज का। तो इस पर लिख दीजिए वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। सीधा, आभासी तथा वस्तु के समान साइज का। अब देखिए दूसरा कंडीशन ले रहे हैं, इसको पहले नोट करिए तेजी से। एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, दर्पण से मान लीजिए कुछ क्या है, सीमित दूरी पर है, कुछ निश्चित दूरी पर है। तो चलिए रे डायग्राम बनाते हैं। आपको क्या बोले थे, रे डायग्राम में कम से कम कितना किरण लेना है? 2 किरण। तो चलिए 2 किरण लेते हैं। तो पहला इसके सर से किरण लिए, ठीक है, ये समांतर गया, चूँकि यह इस पर लंब है तो यह भी इस पर लंब हो जाएगा, और इसलिए ये वापस उसी रास्ते से लौट जाएगा। आपको प्रतीत होगा कि यह जो किरण आ रही है यह भी यहाँ पे किसी बिंदु से आ रही है, उतनी दूरी से, ठीक है, ये दर्पण के पीछे से उतनी दूरी से आ रही है। दूसरा किरण क्या ले लेते हैं? ऑब्लिकली ले लेते हैं, मुख्य अक्ष का तिरछा। तो जिस एंगल से यह आएगा उस एंगल से परावर्तित हो जाएगा, यह बात तो हम जानते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया एंगल आई, यह हो गया एंगल आर।
लेकिन यह तो होगा, लेकिन हमको आपको आभास क्या होगा, पोल यहाँ बना देते हैं कि यह जो किरण है, रुकिए, अब ठीक है, ये जो किरण है ये दर्पण के पीछे से कहीं आ रहा है। देखिए तो कहाँ से आ रहा है, तो मिलाने पे आपको पता चलेगा कि यह उसी बिंदु से वापस कहीं आ रहा है। अब चूंकि यह रेखा और यह रेखा, दो रेखा जब आपस में मिल जाती है तो वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। आपको बताए हैं रे डायग्राम में, यदि दो इमेज मिल जाए तो वहीं पे इमेज बन जाता है। अब चूंकि यह कहाँ से निकला था, वस्तु के पैर से या सर से, तो वस्तु के माथे से, सर से, तो यहाँ पे भी जो किरण मिला है या यहाँ पे क्या बनेगा, वस्तु का सर, बाकी का शरीर आप वापस वैसे बना दीजिए। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे वस्तु, यहाँ पे रुकिए, छेद थोड़ा बनाते हैं, ठीक, अब क्या है, एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, तो एट सेम डिस्टेंस behind the mirror, as that of object, वस्तु के समान वस्तु दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर जितनी वस्तु सामने है। अब इमेज कैसा बनेगा आप जानते हैं, वर्चुअल इरेक्ट एंड सेम साइज एज डेट ऑफ ऑब्जेक्ट अवस्था की अवस्था। तो यह 2 नंबर हो गया, तो आपका प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन हो गया समान। अब आपको कल बताएंगे इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर। उसके बाद आपको बताएंगे अवतल और उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है, यूजेज क्या है, कहाँ कहाँ हम उपयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के रियर मिरर में क्यों करते हैं। तो यह जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको भी लिखाना, यह एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो अभी के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए लॉकडाउन में टाइम बर्बाद ना करें, किताब पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।